हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक रियल स्टोरी बेस्ड 2021 लैटिन हॉरर फिल्म मड्रेस के बारे में। सबसे पहले हम इस फिल्म के प्लॉट लाइन को जान लेंगे और उसके बाद एट लास्ट बात करेंगे इस फिल्म के पीछे छुपे रियल स्टोरीज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह फिल्म शुरू होती है 1977 से। हम एक लेडी को देखते हैं अपने बेबी को सुलाते हुए। अचानक उसे घर में किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है, अपने पति को बुलाने लगती है, मगर रिस्पॉन्स में फिर से उसी औरत की किलकारी गूंज उठती है और इधर उसका बच्चा गायब हो जाता है, जैसे मिट्टी बनकर हवा में बह जाता है ये बच्चा। डर से ये लेडी चिल्लाने लगती है और ठीक तभी उसकी नींद टूट जाती है। हमें पता चलता है इस लेडी का नाम डियाना है। वो एक वुड बी मॉम है और अपने पति बेतो के साथ कैलिफोर्निया के एक छोटे से गांव गोल्डन वैली की तरफ जा रही है। बेतो एक फार्मिंग कंपनी में मैनेजर है। उसी काम के सिलसिले में उसे लॉस एंजलिस से यहाँ आना पड़ा। उसका बचपन ऐसे ही किसी गांव में बीता था, इसीलिए उसे यहाँ आकर घर जैसा फील हो रहा था। मगर डियाना हेसिटेंट थी। वो स्टेट्स में ही पली बड़ी है। रूरल कल्चर से वो बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं है। इनफैक्ट उसे तो स्पेनिश तक ठीक ठाक नहीं आती। उन्हें कंपनी की तरफ से एक घर दिया गया था, एक पुराना छोटा सा घर। देखने में उतना खूबसूरत तो नहीं है, मगर घर के बैकयार्ड में एक ह्यूज स्पेस है। स्टोरेज की कोई कमी नहीं होगी। उसी दिन लंच के बाद बेतो और डियाना जाती है एक दुकान में कुछ खरीदारी करने। उस दुकान की जो ओनर थी अनीता, वो न जाने क्यों डियाना को बहुत अजीब तरह से घूर रही थी और फिर वो डियाना को ब्लेसिंग्स भी देती है फोर्सफुली। बेतो एक रिलीजियस बंदा है, उसे इस सब में यकीन है, मगर डियाना को नहीं। उसे उस लेडी के बिहेवियर बहुत मिस्टीरियस लगी। वो जैसे कुछ छुपाना चाहती थी, बट एट द सेम टाइम कुछ कहना भी चाहती थी। रात में जब डियाना और बेतो इसी बारे में बात कर रहे थे, तो और एक हादसा होता है। डियाना को बाहर किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देती है। बेतो जाता है देखने। वो चारों तरफ ढूंढता है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर चला जाता है, हमें एक परछाई दिखती है किसी औरत की। मतलब डियाना का शक बिल्कुल सही था, कोई उनके घर पर नजर रख रहा है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह बेतो काम पर निकल जाता है। सभी फार्म वर्कर्स के साथ मीटिंग करता है और अपने बॉस थॉमस से भी मिलता है। उधर घर में डियाना को कॉल करती है उसकी बहन। हमें पता चलता है डियाना यहाँ आने से पहले एक जर्नलिस्ट हुआ करती थी, मगर प्रेग्नेंट हो पड़ने के कारण उसे जॉब से निकाल दिया गया। अभी वो एक किताब लिखना चाहती है अपने फ्री टाइम में। उसे लेकर उसकी माँ और बहन बहुत परेशान है। उन्हें तो बेतो भी पसंद नहीं। डियाना अपने बहन को किसी तरह समझा बुझाकर फोन तो काट देती है, मगर सच्चाई तो ये है कि यहाँ उसका भी मन नहीं लग रहा था। अचानक उसे घर के पीछे वाले स्टोर रूम में कोई औरत दिखती है रेड ड्रेस में। डियाना उसका पीछा करती है। उसी वक्त स्टोर रूम में जा पहुंचती है, मगर वो औरत कहीं गायब हो चुकी थी। रह गया था सिर्फ एक लाल कपड़ा और कई सारे टूटे फूटे सामान से भरा एक बॉक्स। इस बॉक्स में था एक डायरी, एक म्यूजिक बॉक्स, एक नेकलेस, एक फोटो फ्रेम जिसके पीछे किसी टेरेसा का नाम लिखा था और कुछ आर्टिकल्स जिन पर पेस्टिसाइड्स के बारे में लिखा था, उनके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स के बारे में। डियाना बहुत ध्यान से इन कागज को देख रही थी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डियाना बहुत डर जाती है। बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलकर बाहर आती है वो, और उसे पेड़ से एक छोटी सी गठरी लटकती हुई दिखती है। उसमें किसी पंछी की आंखें थी, जिसे देखते ही डियाना को घिन आ जाती है। वो बेतो को भी दिखाती है, मगर वो उतना ध्यान नहीं देता। मतलब वो इस मैटर को उतना सीरियसली ले ही नहीं रहा था। जरूर किसी ने मजाक किया होगा। बेतो डियाना को अगले दिन उनके फार्म में होने वाले गेट टुगेदर के बारे में बताने लगता है। वो तो बहुत एक्साइटेड था, मगर डियाना नहीं। पता नहीं यहाँ के लोग उसे अपनाएंगे भी या नहीं। नेक्स्ट डे जिसका डर था वही हुआ। पार्टी में डियाना कुछ लेडीज से मिलती है। रोजा, गैब्रिएला, उसे बात करने की कोशिश करती है वो, मगर सभी स्पेनिश में बात कर रहे थे इंटेंशनली। इवन उसका मजाक भी बनाते हैं। सिर्फ बेतो का बॉस थॉमस उसे ठीक से ट्रीट कर रहा था। वो भी स्टेट से बिलोंग करता है, तो डियाना की हालत समझ पा रहा था वो डियाना का मूड फ्रेश करने के लिए उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, अगुआ प्रेस का। डियाना को पसंद आता है तो उसके घर तक भेज देता है एक जार। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं इस फार्मर्स में रोजा के अलावा और किसी का कोई बच्चा नहीं है। गैब्रिएला कोशिश कर रही है, मगर मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह उसे अनीता के ब्लेसिंग्स पर ज्यादा भरोसा है। डियाना कुछ समझ नहीं पाती, ये लोग इतना सुपरस्टिशियस क्यों है। लेकिन नेक्स्ट डे अनीता खुद ही आ जाती है उसे एक नेकलेस देने। कहती है प्रेग्नेंट वुमन को प्रोटेक्शन की जरूरत है।
ऐसा ही सेम नेकलेस डियाना ने टेरेसा के सामान में देखा था। जरूर अनीता ने ही उसे दिया होगा। लेकिन जब डियाना उससे पूछती है, अनीता कंप्लीटली इग्नोर कर जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का डर था। डियाना उससे वो नेकलेस नहीं लेती, मगर इस टेरेसा को लेकर उसका इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तो वो स्टोर रूम से उस बॉक्स को घर में ले आती है, म्यूजिक बॉक्स को ऑन करती है और टेरेसा की डायरी पढ़ने लगती है। इस डायरी के अंदर एक पेपर कटिंग मिलती है डियाना को, जो इस जगह में फैली हुई एक बीमारी के बारे में थी, वैली फीवर। डियाना उसी आर्टिकल को पढ़ रही थी। अचानक उसे उस म्यूजिक बॉक्स के मिरर पे वही रेड ड्रेस वाली लड़की दिखती है। डियाना चौंक जाती है और चेयर से गिरकर बेहोश हो जाती है। बे तो उसे पास वाले क्लिनिक में ले जाता है। वहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर और 2 नर्सेस है, मगर सभी बहुत हेल्पफुल है। डियाना को अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। डॉक्टर बेल उससे पूछते हैं उसके सिम्टम्स के बारे में, जनरल क्वेश्चंस, उसे किसी तरह के रैशेस, माइग्रेन वगैरह है या नहीं। मगर डियाना को यह सब कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके पेट में दर्द हो रहा था थोड़ा बहुत, और वो हेलुसिनेट कर रही थी। डॉक्टर बेल कहते हैं ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। डॉक्टर के बातों से डियाना भी रिलैक्स होकर सो जाती है। मगर रात में किसी के चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। ये मारिसोल थी, बेतो के कोवर्कर की बीवी। वो सिर्फ एक ही वर्ड कह रही थी बार बार, ला मालेडिसियन। डियाना इसका मतलब समझ नहीं पाती, मगर नेक्स्ट डे जब वो बेतो से पूछती है, वो कहता है इसका मतलब है द कर्स। डियाना घर लौट आती है और फिर से टेरेसा की डायरी पढ़ना शुरू करती है, टाइम पास के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है टेरेसा ने वैली फीवर को लेकर लिटरली रिसर्च किया था, उसके पॉसिबल रीजंस और इफेक्ट्स के बारे में, जो काफी सीरियस है। डियाना को एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चलती है, जिसके बारे में लोगों को अवेयर करना जरूरी है। लेकिन वो नोटिस नहीं करती इस डायरी में इस बीमारी के जिन सिम्टम्स के बारे में लिखा है, क्रैम्प्स, डिजीनेस, कफ एंड रैशेस, वो उसके शरीर में भी आ चुके थे। सडनली उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है, नर्सरी से, और वहां जाने पर डियाना को एक लड़की की आत्मा दिखती है, एक रेड ड्रेस वाली लड़की की। डियाना समझ नहीं पा रही थी वो ये सब कुछ रियलिटी में देख रही है या फिर हेलुसिनेट कर रही। लेकिन नेक्स्ट डे हमें उसके घर के चारों तरफ वैसे ही विचक्राफ्ट्स वाले चार्म्स लटकते हुए दिखती है, बहुत सारे। इस सब से बेखबर डियाना जाती है अनीता के पास, टेरेसा के रिसर्च के बारे में बताने। अनीता को यहाँ पर सभी मानते हैं, तो अगर वो कहेगी तो सभी लोग जरूर मानेंगे उसके बात को। डियाना को पता चला है इस गांव में जो बीमारी फैली थी वो पेस्टिसाइड से फैली थी, और अभी भी यहाँ पर फार्म में वही पॉइजनस पेस्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है। लेकिन अनीता यह सब नहीं मानती। उसके मुताबिक ये कर्स है जो इस गांव में मौजूद लेडीज पर लगता है। अगर ये सिंपल एलर्जी होती तो डियाना को क्यों हुई? वो तो कभी फार्म में नहीं गई, पेस्टिसाइड से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। डियाना उनसे और बहस करना नहीं चाहती थी। वो घर आ जाती है और बेतो को कन्विंस करने की कोशिश करती है, मगर बेतो भी नहीं मानता। फार्म में तो कोई बीमार नहीं है, वो खुद भी बीमार नहीं है, तो ये पेस्टिसाइड्स पॉइजनस कैसे हो सकता है? बातों बातों में अचानक डियाना की तबीयत खराब हो जाती है। उसे चक्कर आ रहे थे, बहुत वीक पड़ चुकी थी वो। बेतो डॉक्टर बेल को बुलाता है और डॉक्टर उसके रैशेस को देखकर परेशान नजर आते हैं। डियाना को इमीडिएट कुछ टेस्ट करवाना पड़ेगा, पर सरप्राइजिंगली पता चलता है ये डॉक्टर खुद भी उस कर्स पर बिलीव करता है। रिकवर करने के तुरंत बाद ही डियाना फिर से अपने रिसर्च कंटिन्यू करती है। उसे पता चलता है ये बीमारी सिर्फ लेडीज को ही हो रही है। वो क्लर्क्स ऑफिस जाके इस गांव की हिस्ट्री चेक करती है। उसे पता चलता है यहाँ पर पिछले 5 सालों में मैक्सिकन बर्थ रेट ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। उतनी ही तेजी से हिस्पैनिक लेडीज की मौत भी हो रही है। डियाना श्योर है ये पेस्टिसाइड प्रेग्नेंट औरतों के लिए पॉइजन है। बिल्कुल ऐसा ही सेम सिम्टम्स कुछ साल पहले पास वाले एक शहर अर्बिंगटन में भी दिखने मिली थी, लेकिन पिछले 5 सालों में वहां पर सिचुएशन बेहतर हो रही है। रिकॉर्ड्स में से उसे टेरेसा के बारे में भी पता चलता है। 4 साल पहले डिलीवरी के वक्त उसके और उसके बच्चे की मौत हो चुकी है। डियाना कंफर्म्ड है टेरेसा की आत्मा ही उसे वार्न करने की कोशिश कर रही है। वो बेतो से रिक्वेस्ट करती है कल सुबह ही आर्बिंगटन में जाकर पता करने के लिए, शायद उन्हें इस बीमारी का कोई क्योर मिला हो। वे तो कंफ्यूज्ड था, उसे अभी भी लगता है ये कर्स है, तो वो डियाना के प्रोटेक्शन के लिए एक क्लेंजिंग परफॉर्म करता है। डियाना कभी भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी, मगर आजकल उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उसे हर रात नाइटमेयर्स आ रहे थे, तो वो रात में चुपचाप जाकर उस एग को चेक करती है और उसे इस एग में खून दिखता है। मतलब शायद बेतो का शक सही था, उसके साथ बहुत बुरा तो कुछ जरूर होने वाला है।
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर आग जल रही थी। चेक करने पर डियाना को वहाँ अनीता मिलती है। वो उसके घर के आसपास कुछ जादू टोना कर रही थी। ये सारे घिनौने चार्म्स उसने ही रखा है, मगर डियाना के भलाई के लिए। डियाना बहुत नाराज हो जाती है, चिल्लाने लगती है अनीता पर। उसके आवाज से बेतो भी आ गया था वहाँ। वो डियाना को शांत करने की कोशिश करता है, मगर डियाना किसी की नहीं सुनती। एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण उसका ब्लीडिंग होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसका सेंस लौटता है देर रात हॉस्पिटल में। उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। डियाना इस धुन से जैसे हिप्नोटाइज्ड हो चुकी थी। वो चलने लगती है कॉरिडोर से। कुछ देर चलने के बाद उसे वही रेड ड्रेस वाली औरत दिखती है। ये टेरेसा थी। डियाना उसे पहचान पाती है, मगर उसके बर्ताव से डरकर वो भागने लगती है दूसरी तरफ। एक भी दरवाजा खुला नहीं था जहां वो छुप सके। फाइनली उसे ऑपरेशन थिएटर दिखता है। अंदर मारिसोल का लेबर पेन शुरू हो चुका था। वो दर्द में चिल्ला रही थी, मगर नर्स उसकी डिलीवरी करने की जगह उल्टा उसे किसी फॉर्म पर साइन करने के लिए फोर्स कर रही थी। अगर उसने साइन नहीं किया तो ऑपरेशन नहीं होगी और उसका बच्चा भी मर जाएगा। मजबूरन मारिसोल को साइन करना ही पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बच्चे की जान बच नहीं पाती। ऑपरेशन के वक्त ही बच्चे की डेथ हो जाती है और साथ में मारिसोल की भी। डियाना बहुत डर जाती है। कॉल करती है बेतो को, सब कुछ बताती है डिटेल्स में। उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है और उसे कल सुबह ही आर्बिंगटन में जाने के लिए भी कहती है। इतना सब होने के बाद बेतो भी मैटर को सीरियसली लेने लगा था, तो वो जाता है आर्बिंगटन मैटरनिटी क्लिनिक में। उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाता, सिर्फ इतना पता चलता है कि 5 साल पहले उस शहर में जब ये बीमारी बिल्कुल पीक पर थी, तब वहाँ इंचार्ज थे डॉक्टर बेल। डियाना को जब ये बात पता चली, वो समझ जाती है इस सारे हादसों में डॉक्टर बेल का हाथ तो जरूर है, लेकिन कैसे वो जुड़े हैं इस सब के साथ। उसी रात वो हॉस्पिटल से भागने की डिसाइड करती है, मगर जाने से पहले डॉक्टर बेल के ऑफिस को चेक करना नहीं भूलती और उसे वहाँ कुछ पेपर्स मिलते हैं, ऐसे पेपर्स जिससे सारा मामला साफ हो जाता है। असल में ये फॉर्म्स कंसेंट लेटर थे स्टेरिलाइजेशन के लिए। ये डॉक्टर बेल इन औरतों को स्टेरिलाइज करते थे, उनके परमिशन के बिना ही। उन्हें धोखे से इस फॉर्म पर साइन करवाते थे वो, और इसी प्रोसेस में इनमें से किसी की मौत हो जाती थी, जैसे मारिसोल और टेरेसा की। बाकी गैब्रिएला और रोजा की स्टेरिलाइजेशन भी हो चुकी थी इसी डॉक्टर के हाथ, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला। इसीलिए ही तो वो मां नहीं बन पा रहे हैं। रोजा का फर्स्ट चाइल्ड डॉक्टर बेल के आने से पहले हुआ था, इसीलिए शायद वो जिंदा बच गया। डियाना को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, इस छोटे से गांव में सबके पीठ पीछे इतनी बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है। वो सारे पेपर्स को लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर ठीक तभी कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। जब उसका सेंस लौटता है, वो अपने आप को ऑपरेशन टेबल पर पाती है। किसी ने उसके हाथ पैर बांध दिया था। ये डॉक्टर उसे मारने वाला है। उसने मारिसोल को साइन करते हुए देख जो लिया था। डॉक्टर बेल डियाना को टॉर्चर करने लगता है। उसने इस बारे में किसी और को बताया या नहीं ये पता करने के लिए, लेकिन डियाना अपना मुंह बंद रखती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर जैसे ही यह डॉक्टर उसे मारने जाता है, ठीक तभी बेतो आ जाता है अपनी पत्नी को बचाने। वो उस डॉक्टर का नाइफ उसके ही गले में घुसाकर मार डालता है उस डॉक्टर को, लेकिन वो खुद भी बच नहीं पाता। कहीं से थॉमस आ जाता है और बेतो को गोली मार देता है। ये थॉमस इस पूरे प्लान में डॉक्टर के साथ था। वो शुरू से अपनी फीमेल वर्कर्स को वो अगुआ फ्रेस्का नाम की ड्रिंक्स पिलाता था, जिससे वो बीमार पड़ जाए, उन्हें माइग्रेन हो, रैशेस हो उनके शरीर पे और उन्हें लगे उन्हें वैली फीवर हुआ है। वो डर जाए, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बेल के पास आए और डॉक्टर बेल उन्हें स्टेरिलाइज कर दे। थॉमस और डॉक्टर बेल को लगता था फार्म वर्कर्स जैसे गरीब लोगों को बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए। ये हक तो सिर्फ वाइट रिच लोगों के पास ही है। इन गरीब लोगों के पास इतना पैसा कहाँ कि वो किसी बच्चे की परवरिश करे। फालतू में पॉपुलेशन बढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता, इसीलिए उसने ये तरीका अपनाया। डियाना उसके हैवानियत से हैरान हो चुकी थी। उसकी जान खतरे में थी। वो समझ नहीं पा रही थी अपने बच्चे को कैसे बचाए, तो वो टेरेसा के आत्मा से मदद लेती है और दोनों मिलकर थॉमस को मारने में कामयाब हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली वो गोली बेतो के कंधे पर लगी थी। उसकी मौत नहीं हुई थी, वो बस बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ महीने बाद। देखते हैं बेतो और डियाना का एक प्यारा सा बेटा हुआ है। खुश है वो लोग। और डियाना ने अपने लाइफ के उस डरावने हादसे के बारे में किताब भी लिखी है, जिसकी इंस्पिरेशन उसे टेरेसा से मिली थी। बट एट द फाइनल सीन हम देखते हैं ये प्रैक्टिस गोल्डन वैली में तो बंद हो गया है, मगर लॉस एंजलिस में कंटिन्यू है। मतलब इसे जड़ से खत्म करना इतना भी आसान नहीं है।
दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है और अब हम बात करेंगे इसकी रियल अकाउंट के बारे में। असल में ये फिल्म द यूजेनिक मूवमेंट के बारे में है। लेट 19th सेंचुरी से लेकर मिड 20th सेंचुरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स में करीबन 64,000 औरतों को उनके परमिशन के बगैर ही स्टेरिलाइज किया गया था। इनिशियली इस प्रैक्टिस का एम था जेनेटिक क्वालिटी इंप्रूव करना, मगर रियलिटी में हुआ कुछ और ही। इस प्रैक्टिस में कुछ डोमिनेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को प्रिजर्व किया गया, मेनली व्हाइट स्किन्ड पॉपुलेशन को, और मिक्स्ड रेस या फिर डार्क स्किन्ड पीपल मतलब नेटिव अमेरिकन, हिस्पैनिक, अफ्रीकन अमेरिकन ऐसे औरतों को टारगेट बनाया गया। उन्हें सोशली अनफिट, इकोनॉमिकली अनफिट कहकर उनसे परिवार बनाने का मौका ही छीन लिया गया। इससे थॉमस और डॉक्टर बेल का इंटेंशन क्लियर हो जाता है। और प्रेगनेंसी के कारण डियाना को क्यों जॉब से निकाल दिया गया, उसका कारण भी सिंपल है, रेसिस्ट मेंटालिटी। वो मिक्स्ड रेस की जो थी। इस कहानी में अनीता विलेन नहीं है, वो तो बस अपने तरीके से डियाना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस फिल्म की तरह ही रियलिटी में भी एक हॉस्पिटल में कुछ मैक्सिकन औरतों को बिना बताए स्टेरिलाइज किया गया था। उन्होंने केस भी फाइल किया इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट, मगर हॉस्पिटल ने पहले से ही उनका कंसेंट फॉर्म जमा करके रखा था, तो केस फेल कर गया। आज तक किसी भी विक्टिम को जस्टिस नहीं मिली। गाइस, मुझे ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई। एक डार्क रियलिटी को हॉरर के साथ ब्यूटीफुली मिक्स किया गया है। आपको वीडियो कैसी लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।